तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1981 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर एक आदमी का डेथ वारंट साइन करती है, ये बोलकर कि वो बहुत खतरनाक क्रिमिनल है और किसी को भी उसके बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ बात हो रही है मूवी के मेन हीरो की, जिसका नाम है रॉकी। इसके बाद हमें सीधा 2018 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर फेमस जर्नलिस्ट आनंद इंदलागी की एक बुक पब्लिश करते हैं, जिसमें वो रॉकी की पूरी जिंदगी के बारे में लिखते हैं। गवर्नमेंट उस बुक को बैन कर देती है और उसकी सभी कॉपीज को जला दिया जाता है। उस बुक की एक आखिरी कॉपी किसी तरह से एक न्यूज चैनल वालों के हाथ लगती है। वो न्यूज चैनल वाले आनंद इंदलागी का इंटरव्यू लेते हैं, ये जानने के लिए कि उनकी बुक में कितनी सच्चाई है। उस बुक का नाम है एल डोराडो, जिसका मतलब है खोया हुआ सोने का शहर। आनंद इंदलागी जी खुद उस किताब की कहानी बताना शुरू करते हैं। बात है 1951 की। कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक कुएं की खुदाई के दौरान किसानों को कुछ अजीब सी पत्थर मिलते हैं। फिर उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं। उनके साथ सूर्यवर्धन भी था, जो कि वहीं का रहने वाला एक पावरफुल आदमी था। जब ये बात पक्की हो गई कि वो पत्थर सोने के हैं, तब सूर्यवर्धन ने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मार डाला ताकि ये खबर बाहर न जाए। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन पास के एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, जो कि मूवी का मेन हीरो बनने वाला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। गोल्ड निकलने की वजह से वो जगह कहलाई कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ। सूर्यवर्धन ने उस जगह को गवर्नमेंट से 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया और उसने वहां नाराजी नाम की एक कंपनी बनाई और सबको ऐसा दिखाया कि ये एक लाइमस्टोन माइन है, यानी चूने के पत्थर की खदान। सूर्यवर्धन कई सारे लोगों को नाराजी में लाकर जबरदस्ती खुदाई करवाता था। इस कंपनी को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए उसने 5 पार्टनर बनाए, जो कि हैं कमल, एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन और सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। अधीरा को छोड़कर बाकी चारों पार्टनर केजीएफ से बाहर दूसरे शहरों में रहकर बिजनेस संभालते थे। उनका ये गोल्ड स्मगलिंग का बिजनेस काफी जोरों पर चल रहा था, लेकिन 1978 में सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आया और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसके बाद कंपनी के सभी पार्टनर्स इस पर कब्जा करने की सोचने लगे। सूर्यवर्धन ने इस बीमारी की हालत में अपने बेटे गरुड़ा को इस कंपनी का मालिक बना दिया, पर ये बात सूर्यवर्धन के भाई अधीरा को पसंद नहीं आई। उसने गरुड़ा को मारने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन गरुड़ा अधीरा को मारने में कामयाब हो गया। अब गरुड़ा ही साम्राज्य पर राज करने लगा। वो बहुत जालिम था, इसीलिए सभी पार्टनर्स उससे नफरत करते थे। ये सब तो रही बाकी कैरेक्टर्स की बात। अब बात करते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर यानी रॉकी के बारे में। रॉकी का असली नाम था राजा कृष्णप्पा। उसकी माँ एक विधवा और बहुत गरीब औरत थी। जब राजा 10 साल का था, तब उसकी माँ कैंसर की बीमारी से मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे से एक वचन लिया था कि उसे बड़ा होकर बहुत ताकतवर और अमीर आदमी बनना होगा, ताकि वो खुद भी अच्छी तरह जी सके और दूसरों की भी मदद कर सके। इस वादे को पूरा करने के लिए राजा मुंबई चला गया और उसने अपना एक नया नाम रखा रॉकी। वहाँ उसने अपनी हिम्मत से डॉन शेट्टी का दिल जीत लिया और उसके लिए काम करने लगा। धीरे धीरे रॉकी काफी ताकतवर बन गया। वो अच्छे के लिए बहुत अच्छा था और बुरे के लिए बहुत बुरा। वो डॉन शेट्टी का खास आदमी बन गया और मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग का पूरा काम संभालने लगा। रॉकी दूर दूर तक बहुत फेमस हो गया था। 1978 में शेट्टी का बॉस एंड्रयूज, जो कि केजीएफ के पार्टनर्स में से एक, एंड्रू रॉकी से मिलने के बाद में वो यूज कम देता है कि तुझे मेरे लिए बेंगलुरु में आना पड़ेगा, तेरा कम मैं तुझे वहीं पर बताऊंगा। आईएसी देखकर जो लोग शेट्टी की कभी गुलाम हुआ करते थे, अब वहाँ सारे लोग सर उठाकर सलाम करते रॉकी को। और अब इसी के साथ हाय रॉकी पहुँच जाता है बेंगलोर, जहाँ पर आईएसी रोड पर नाचती हुई एक लड़की मिलती है, जो कि काफी ही अयाश होती है और इस बेंगलोर के सबसे बेड माफिया की बेटी होती है, जिसका नेम होता है रीना। उसे देखकर रॉकी का दिल उसे पर आ जाता है
और वह वाहन पर मौजूद लोगों से काफी मारपीट करता है। ये बात जब कमल को पता लगती है कि रीना को किसी ने छेड़ा है क्योंकि वह उससे प्यार करता था, तो वह अपने गुंडे से पिटवाने के लिए भिजवा देते हैं। मगर रॉकी भी कहाँ पर कम था और वह यूएन सभी को ठोक बजाकर उसी का ही ड्राइवर बनकर गाड़ी में उसके साथ बैठकर वाहन से निकल जाता है। और यहीं पर इस कहानी का मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट आता है, जहां पर एक माँ अपने बच्चे के साथ में एक रोटी के साथ रोड को क्रॉस कर रही होती है, मगर किसी की वाहन पर ऑन बजाडीन की वजह से उसकी रोटी WHA गिर जाती है और वो अपने बच्चों को लेकर अस ब्रेड के टुकड़े की ओर जाने लगती है। मगर हर कोई वजह से जा रहा होता है, जिसकी वजह से वे टुकड़े को उठा नहीं पाती। सारा वाकया रॉकी वाहन पर बैठा देख रहा होता है और तब वाहन पर रॉकी अपनी करनी से गन नीश करता है, तो जो भी लोग वाहन पर चल रहे होते हैं वह सब कुछ वाहन पर रुक जाते हैं। या सारा वालक्या वाहन पर बैठी रीना भी देख रही होती है। उसके बाद रॉकी गाड़ी से उतरकर उसे माँ के पास में आकर वो रोटी देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि भूख की क्या कीमत होती, क्योंकि किसी टाइम मैंने भी इसी भूख का सामना किया था। मगर तुम्हें इन्हें लोगों से लड़ना होगा अपने हक के लिए जितना होगा। अगर तुम यह सब नहीं करोगी तो यह सब लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। प्राइवेट मीटिंग होती है जिसके अंदर वह चरण मिलकर गरुड़ा को जान से मरवाने की प्लानिंग करते हैं। तो वाहन पर गुरु पांडियन कहता है कि गरुड़ा इतनी आसानी से नराची से बाहर नहीं आएगा, उसे बाहर बुलाने के लिए क्यों ना उसके पिता का बड़ा सा स्टैचू बनाया जाए, उनको सम्मान दीन, तो उसको नरजी से बाहर आना ही पड़ेगा और वही मौका मिलेगा हमें उसे जान से मरने का। तो वाहन पर रॉकी कहते हैं कि ठीक है, ये काम आपका मैं कर दूंगा, बस मुझे एक बंदूक दे दो। और FIR अब वो दिन आता जा गरुड़ा की अनसैप्ट सामने एंट्री होती है। या वह दिन था जहां पर उनके पिता सूर्यवर्धन की प्रतिमा आप सभी लोगों के सामने प्रदर्शित की जाने वाली थी और वहीं से अब रॉकी भी तैयार था एक गान के साथ में गरुड़ा को जान से मरने के लिए। मगर यह सारी प्लानिंग, ये सारा सब कुछ गरुड़ा को फले से ही मालूम था। उसके आदमी तो इन्हें सभी पर ऑलरेडी नजर रखे ह्यूड पर जब वह इस प्रतिमा से पर्दा हटाता है तो वह सूर्यवर्धन उसके पिता की नहीं बल्कि उसकी खुद की सबसे बड़ी मूर्ति होती है। और वो कहता है कि मेरे पिता ने इस साम्राज्य को बनाने के लिए तुम सब विश्वास किया, मगर मैं इसा से भी बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा। मैं चाहूँ तो तुम सबको मर SKTA हूँ, मगर मेरे पिता तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए जिस दिन मेरे पिता यहाँ पर नहीं रहेंगे तो समझ लेना वही दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और यहाँ पर अब हर कोई यानी कि उन पांचों के ये दार बैठ जाता है कि ना जाने अब सूर्यवर्धन कब भगवान को प्यारे हो और गरुड़ा हमारे ऊपर बरस पड़ेगा। मगर तभी वाहन पर रॉकी हाथ उठाकर कहता है कि तुमने मुझे जिस कम के लिए बेंगलुरु बुलाया है उस कम को करे बिना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुमने मुझे गरुड़ा को मरने के लिए बुलाया था ना, तो समझ लेना कि अब उसका नाम तो मैं ही खत्म करूंगा। और वहीं से वो नराची जाने का डिसाइड करता है। ये वही जगह थी जो कि किसी नरक से कम नहीं थी। यहाँ पर जबरदस्ती गाँव से लाकर लोगों को मजदूरी करवाई जाती थी। करीब 20,000 मजदूरों के ऊपर 400 सैनिक सिपाही मौजूद थे जो कि उनके गलती करने पर उन्हें जान से मार दिया करते थे। दिन में 12 घंटे कम करवाया जाता था। आजमी में 900 फुट नीश वह भी UN लॉग ऑन के बीच में जो जानवर से कम नहीं थे, क्योंकि वह हर शख्स को मार दिया करते थे जो कि कम करने में सक्षम नहीं होता था। और यहाँ पर सबसे बड़ी 3 मस्काइल थी। सबसे पहले तो व्हाइट लाइन, दूसरी थी वाहन का दरवाजा और तीसरी थी वाहन का सैनिक अधिकारी जिसका नाम था वन राम। या तीनों हाई चीज मौत से कम नहीं थी, क्योंकि जो व्हाइट लाइन को पार करता उसे भी जान से मार दिया जाता। अगर कोई दरवाजे से बाहर निकलता तो यूज भी जान से मार दिया जाता। और अगर कोई सैनिकों पर आंख उठाकर भी देखता तो यूज भी जान से मार दिया जाता।
नाराजी में माइनिंग एरिया से थोड़ी दूर पर गरुड़ा का महल था, जहां उसके पिता और भाई उसके साथ में रहते थे। इस महल की सुरक्षा बहुत मजबूत थी, कोई भी यहां आसानी से नहीं आ सकता था। रॉकी ने वहां पर रहकर पूरी जगह का अच्छी तरह मुआयना कर लिया था। उसने गरुड़ा के महल तक पहुंचने का रास्ता भी ढूंढ लिया था, अब बस वो सही मौके की तलाश में था। वहां रहते रहते रॉकी ने कई लोगों को बुरी तरह मरते हुए देखा। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन एक दिन जब वहां के गार्ड्स एक अंधे बूढ़े आदमी को मारने वाले होते हैं, तब रॉकी खुद को रोक नहीं पाता और वो उस बूढ़े को बचाने के लिए गरुड़ा के गार्ड्स को मार डालता है और वो सबकी नजर में हीरो बन जाता है। रॉकी उन गार्ड्स की लाशों को जलाकर अपने लोगों को एक सिग्नल भेजता है कि अब वो पूरी तरह तैयार है। और तब एक बड़ा राज सामने आता है कि सूर्यवर्धन का दूसरा बेटा विराट अपने भाई गरुड़ा को मारने के प्लान में शामिल है। विराट अपने भाई से बिल्कुल अलग था और वो दिल का अच्छा था। उसी ने सभी पार्टनर्स तक नाराजी की खुफिया जानकारी पहुंचाई थी ताकि रॉकी अंदर घुस सकें। और अब रॉकी का सिग्नल मिलते ही विराट भी तैयार हो जाता है, लेकिन गार्ड्स की गैर मौजूदगी और उस बड़ी सी आग को देखकर गरुड़ा के लोग भी सतर्क हो जाते हैं। वो चेक इन के लिए उस जगह पर जाने लगते हैं। तभी विराट उनका ध्यान भटकाने के लिए अपने पिता को मार देता है। सूर्यवर्धन की मरने की खबर सुन के सब लोग वापस लौट जाते हैं और रॉकी बच जाता है। गरुड़ा अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद तय करता है कि वो काली पूजा के बाद सबकी खबर लेगा। गरुड़ा हर साल पूजा में 3 बकरों की बलि चढ़ आया करता था, लेकिन इस बार वो बकरों की बजाय 3 इंसानों की बलि चढ़ाने वाला था। ये 3 लोग उसके दुश्मन थे, जिन्हें एक खास कमरे में कैद करके रखा गया था। जब गरुड़ा पूजा करने के लिए निकलता है, तब रॉकी सबसे छुप के उस कमरे तक पहुंचता है जहां पर उन 3 लोगों को रखा गया था। रॉकी उनमें से एक आदमी को मार के उसकी जगह ले लेता है। फिर इन 3 लोगों को पूजा में लाया जाता है। इस पूजा में नाराजी के सभी गार्ड्स और 20,000 काम करने वाले लोग भी शामिल थे। गरुड़ा पूजा शुरू करता है और 2 लोगों की बलि चढ़ा देता है, लेकिन जब तीसरी की बारी आती है, तब रॉकी सबकी पकड़ से छूट के गरुड़ा की तलवार लेकर उसी का गला काट देता है। रॉकी ने हजारों लोगों के सामने गरुड़ा को मार डाला। ये खबर आग की तरह फैल गई। केजीएफ के चारों पार्टनर्स ये सोच रहे थे कि अब वहां उनका राज होगा, लेकिन रॉकी के दिल में कुछ और ही था। वो यहाँ मुंबई जीतने के लिए नहीं आया था, उसे तो पूरा केजीएफ चाहिए था। वो चाहता तो गरुड़ा को बेंगलोर में ही मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रॉकी उसे केजीएफ में सबके सामने मारना चाहता था ताकि वो वहाँ पर राज कर सके। गरुड़ा के मरते ही उसके गार्ड्स रॉकी को मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब 20,000 लोग रॉकी के साथ मिल चुके थे, जो कि उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। रॉकी के अलावा और भी ऐसे लोग थे जिनकी नजर केजीएफ पर टिकी हुई थी। एक तो दुबई का इनायत खलील और दूसरा सूर्यवर्धन का भाई अधीरा, जो कि अभी तक मारा नहीं था। वो सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। ये सारी घटनाएं हुई थी 1978 में, पर ये सिर्फ आधी कहानी है। बाकी कहानी चैप्टर 2 में दिखाई जाएंगी, जिसमें रॉकी का कई लोगों से सामना होगा जो कि केजीएफ पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पार्ट में ही हमें पता चलेगा कि क्यों प्राइम मिनिस्टर ने 1981 में रॉकी को मारने का ऑर्डर किया। तो दोस्तों ये थी KGF चैप्टर 1 की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। For watching more interesting videos, subscribe our channel and press the bell icon so that you will get our videos from our